नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने से मामले की। एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी, एक अमीर परिवार और न्याय का वो पुराना ढर्रा जो कानपुर की सड़कों पर एक बार फिर से दोहराया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको चौंकाएगी नहीं, पर हाँ, सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। ये जो लाइन है ना, हर बार कहानी एक सी ही होती है। ये समझिए इस पूरे मामले का निचोड़ है, इसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उस पैटर्न का एक और उदाहरण है जिसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं, जहाँ दौलत और रसूख के आगे कहानी का अंत मानो पहले से ही तय लगता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जगह थी कानपुर और सड़क पर थी एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी। आरोप यह है कि इसे चला रहे थे एक बड़े तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई। अब इसे घिसी पिटी कहानी क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो कार रुकी ना, एक ऐसी कहानी शुरू हो गई जो मानो पहले से लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसका हर किरदार अपना रोल बखूबी जानता था और जिसका मकसद सिर्फ एक था, प्रभावशाली आरोपी को बचाना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बचाव की रणनीति है क्या? सोर्स इसे एक प्लेबुक कहता है, मतलब वो सारे तयशुदा कदम जो ऐसे मामलों में अमीर और पावरफुल लोग अक्सर उठाते हैं ताकि कानून की पकड़ में ही ना आए। चलिए देखते हैं क्या है इस प्लेबुक में। तो इस प्लेबुक में ना 4 मेन स्टेप्स हैं और सबसे पहला सबसे जरूरी कदम वो है साफ इनकार। तो देखिए, जैसे ही मामला गरमाया, परिवार और वकीलों ने तुरंत कह दिया कि भाई गाड़ी तो बेटा चला ही नहीं रहा था, वो तो एक ड्राइवर चला रहा था। ये सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे मजबूत ढाल होती है जो पूरी जांच की दिशा ही मोड़ देती है। इसके ठीक बाद आता है दूसरा दाव, विक्टिम कार्ड खेलना, मतलब पूरी कहानी को ही पलट देना। अब आरोपी नहीं रहा, वो बेचारा बन जाता है। ये दलील दी जाती है कि भाई हमें तो सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि हम अमीर हैं। और इस विक्टिम वाली बात को और मजबूत करने के लिए एक पूरी कहानी बुनी जाती है। बताया ये गया कि बेटा तो बस एक पैसेंजर था, गाड़ी अभी ठीक होकर आई थी तो वो ड्राइवर के साथ बस एक टेस्ट ड्राइव पर था। उसे एक ऐसे शख्स की तरह दिखाया जाता है जिसका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। अब आता है प्लेबुक का तीसरा और शायद सबसे चालाक कदम, अचानक से एक मेडिकल इमरजेंसी। पिता के बयान से ये बिल्कुल साफ है कि शिवम को फौरन जांच की पहुंच से कोसों दूर दिल्ली के एक अस्पताल भेज दिया गया। अब ये कदम न सिर्फ हमदर्दी बटोरता है बल्कि पुलिस की जांच में सीधा रोड़ा अटकाता है। और फिर इस प्लेबुक का फाइनल चैप्टर, एक ड्राइवर को सामने लाया जाता है जो कहता है कि हाँ, सारा इल्जाम मेरा है। और बस इस एक कदम से जो कहानी पहले दिन शुरू हुई थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कहानी का एक साइड, परिवार की कहानी। लेकिन इसके ठीक उलट पुलिस की अपनी एक अलग ही कहानी थी, एक काउंटर नैरेटिव था। तो एक तरफ परिवार का ये पूरा दावा था और दूसरी तरफ असल में हुआ क्या था, ऑफिशियल जांच क्या कह रही थी। और पुलिस का जवाब बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट। कमिश्नर ने साफ साफ कहा, हमारी जांच ये बताती है कि ड्राइवर शिवम ही था। हम इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं। मतलब सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस को कोई शक था ही नहीं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अगर पुलिस को इतना यकीन था तो फिर आरोपी को सजा मिलना इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? वेल, इसका जवाब छिपा है सिस्टम की अपनी कमियों में। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 8 फरवरी को एक्सीडेंट होता है और आरोपी को फौरन दिल्ली भेज दिया जाता है। 9 फरवरी को न कोई मेडिकल टेस्ट, न कोई पूछताछ। सोचिए, जांच के सबसे जरूरी शुरुआती 48 घंटे यूं ही निकल गए। तो इन चूकों का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि ये पता लगाने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ कि क्या वो नशे में था। आरोपी से कोई फौरी पूछ